हाय स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी की। कल जो हमने बात की थी वो की थी आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं? किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से गैसीय अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, दूसरी बोलते हैं किसी परमाणु की गैसीय अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी। क्या कहते हैं उसे? इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी, उसे क्या कहा जाता है? आयनन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी क्या हो जाएगी? किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए या एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी कहा जाता है। क्लियर? एक बार देखते हैं इसकी परिभाषा। किसी परमाणु की गैसीय अवस्था में बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। देखो, किसी परमाणु की गैसीय अवस्था में, किसी परमाणु की गैसीय अवस्था में बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी कहा जाता है। समझते हैं इसको। ये क्या है? नाभिक के बाहर कौन है? कोश। और कोशों में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। मान लो इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन, सपोज करते हैं। नाभिक जो है, उस नाभिक से कोशों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रभावी नाभिक की आवेश का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अर्थात नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉन की तो प्रभावी नाभिक की आवेश का मान भी क्या होता जाता है? कम होता जाता है। अर्थात दूसरी तरीके से नाभिक जो है वो क्या करता है कि जो कोशों में इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके ऊपर क्या लगाता है? बल लगाता है। उन्हें मजबूती से क्या होता है? पकड़े हुए रहता है। अब बताओ, इस परमाणु ये है, कोई भी परमाणु जो है अपनी नॉर्मल अवस्था में, उदासीन अवस्था में है, तो जब तक उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी तब तक उसके साथ कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करते हैं अपन, तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा। क्योंकि ये परमाणु क्या है कि नॉर्मल अवस्था में जो होगा उस अवस्था में ही स्थायी रूप से रहना चाहेगा, अगर उसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन मेरे को प्रवेश कराना है तो मैं क्या करूंगा? इसको ऊर्जा दूंगा। किसको? इलेक्ट्रॉन को। तो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मैं दूंगा, तो अगर इस कोश में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस कोश में इलेक्ट्रॉन की जितनी ऊर्जा होती है उतनी ऊर्जा के बराबर मेरे को क्या देनी पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देनी पड़ेगी। तभी ये इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर पाएगा? ये बाह्यतम परमाणु के बाह्यतम कोश में प्रवेश कर पाएगा। क्लियर?
तो ये परमाणु प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जितना ज्यादा होगा बाह्य इलेक्ट्रॉन बंधुता अर्थात इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है उसका मान भी क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर ये बात। तो अगर मान लो अपन आवर्त सारणी की बात करता हूं तो आवर्त सारणी में ये ऐसे अपन बाएं से दाएं किस में चलेंगे, आवर्त में। तो ये क्या है आवर्त, आवर्त में कैसे जाऊंगा मैं, बाएं से दाएं। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बताओ, देखा आकार का मान क्या होता है, आकार, कौन सी कार, आकार किसका, परमाणु का। तो यहां पर लिख दो परमाणु आकार, परमाणु आकार का मान क्या होगा, घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा, बढ़ता है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो बताओ यहां पर लिख सकता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि या इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहा जाता है, लब्धि एंथैल्पी, एंथैल्पी का मान क्या होगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अरे बढ़ेगा, क्योंकि उसका आकार छोटा हो रहा है। आकार छोटा होने के कारण परमाणु नाभिक जो है उन इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से पकड़ा हुआ रहेगा। जब उसकी गैसीय अवस्था जो है, उस गैसीय अवस्था में जब लाया जाता है उसके बाद में उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो उसको अपन को उतनी ही एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर मैं वर्ग में ऊपर से नीचे जाता हूं तो ये है वर्ग, क्या है ये वर्ग। और बताओ वर्ग में कहाँ जाऊंगा मैं, ये ऊपर और ये नीचे। तो कहाँ जाऊंगा, ऊपर से नीचे जाऊंगा। तो बताओ ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार जो होता है वो तो क्या होता है, बढ़ता है। परमाणु आकार, परमाणु आकार का मान क्या होगा, बढ़ेगा। परमाणु आकार बढ़ेगा तो बताओ प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा, घटेगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घटेगा तो बताओ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की मैं बात करता हूं तो इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि आकार बढ़ रहा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घटेगा तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी क्या हो जाएगा, घटेगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या। तो अपन ने इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसे कहते हैं, किसी परमाणु की गैसीय अवस्था में बाहर से एक अन्य इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ये ऊर्जा नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, उसे ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहा जाता है। या अपन इसको दूसरी तरीके से बोले कि किसी परमाणु का ऋणायन में बदलने के लिए, तो ऋणायन क्या होगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ऋणायन में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहा जाता है। तो आवर्त सारणी में किस प्रकार परिवर्तित होती है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार का मान क्या होता है, घटता है। ये मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, ये 10th क्लास के लिए है, आगे के लिए अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आकार जो है वो परिवर्तित होता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, परंतु अपन 10th क्लास में क्या पढ़ते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, आकार धीरे धीरे क्या हो जाता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घटता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घटेगा तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी क्या होता है, घटता है। क्लियर। तो ये था इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। नेक्स्ट जो है वो है विद्युत ऋणता।
नेक्स्ट गुण कौन सा है? विद्युत ऋणता। तो विद्युत ऋणता किसे कहते हैं कि किसी भी परमाणु जो होता है, दो परमाणु जो होंगे उनके मध्य, अर्थात अगर अपन बात करें किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को बांधे रखने की जो प्रवृत्ति है, इलेक्ट्रॉनों को खींचने की जो प्रवृत्ति है, उसे ही क्या कहा जाता है? विद्युत ऋणता। अगर दूसरे तरीके से बात करें अपन, दो असमान परमाणु हैं, कौन है? दो असमान परमाणु, जैसे हाइड्रोजन की बात करता हूं, ये हाइड्रोजन परमाणु है, और यहां पर अगर अपन बात करते हैं ये कौन सा परमाणु है? क्लोरीन परमाणु है। तो हाइड्रोजन और किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? क्लोरीन परमाणु की बात कर रहा हूं, ये अपन बात कर सकते हैं और भी, जैसे H है ना। तो किसी, जब इन दोनों, अब इनकी जो सहसंयोजक बंध होगा, तो सहसंयोजक बंध जो है उसके इलेक्ट्रॉन जो है, ये सहसंयोजक बंध होगा। सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं? वह बंध जिसमें भाग लेने वाले दोनों परमाणु जो है, दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन समान रूप से भाग लेते हैं, उसे क्या कहा जाता है? सहसंयोजक बंध कहा जाता है। तो जिस परमाणु की विद्युत ऋणता, अर्थात जिस परमाणु की इलेक्ट्रॉनों को खींचने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, ये जो सहसंयोजक बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ थोड़ी मात्रा में उसकी तरफ क्या हो जाते हैं? उसकी तरफ स्थानांतरित हो जाते हैं। तो जैसे मान लो HCl की बात करता हूं, तो HCl जो है इसमें क्या होगा? जो सहसंयोजक बंध जो होता है, जैसे मान लो ये होगा, ये HCl होगा और ये इसके इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं होगा। तो ये जो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन है वो किधर की तरफ स्थानांतरित हो जाएंगे? Cl की तरफ स्थानांतरित हो जाएंगे, अर्थात Cl के द्वारा इनको कुछ मात्रा में खींच लिया जाएगा। तो इसीलिए इसके ऊपर जो आता है वो आंशिक धनावेश आएगा और इसकी तरफ आंशिक ऋणावेश आता है, क्योंकि इसकी जो खींचने की प्रवृत्ति Cl की है वो हाइड्रोजन से क्या है? ज्यादा है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर जो ऋणावेश जो है, अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ते इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा? आंशिक ऋणावेश। कौन सा आएगा? आंशिक ऋणावेश, और इसके ऊपर आंशिक धनावेश आता है। अर्थात असमान परमाणुओं के मध्य बनने वाले सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी वो उसकी तरफ ही क्या हो जाते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? विद्युत ऋणता। सिंपल सी परिभाषा की बात करें, किसी परमाणु के द्वारा दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन या सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की जो प्रवृत्ति है उसे ही क्या कहा जाता है? विद्युत ऋणता। अर्थात खींचने का जो बल है, फोर्स जो है, उसे ही क्या कहा जाएगा? विद्युत ऋणता कहा जाता है। तो असमान परमाणुओं के मध्य बनने वाले सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की जो प्रवृत्ति है उसे ही क्या कहा जाता है? विद्युत ऋणता कहा जाता है। और उसे विद्युत ऋणता के कारण एक परमाणु पर क्या आ जाएगा? आंशिक धनावेश आ जाएगा, और एक परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। अब देखो यहाँ पर, तो ये किसकी बात थी? विद्युत ऋणता की। किसकी बात है ये? विद्युत ऋणता की। तो आवर्त सारणी में अगर अपन बात करते हैं तो आवर्त सारणी में जैसे जैसे क्या होता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, तो बाएं से दाएं जाने पर आकार क्या होगा? कम होगा, और आकार कम होगा तो दोनों परमाणुओं के नाभिक जो है, इलेक्ट्रॉन जो है उतने ही क्या आएंगे? पास में आएंगे, और उतने जितने परमाणु जो है जितने पास में आएंगे, सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन जितने एक दूसरे नाभिक के पास में आएंगे तो उतना ही क्या होगा? विद्युत ऋणता का मान बढ़ेगा। उतना ही क्या होगा? विद्युत ऋणता का मान बढ़ेगा। जैसे मान लो आवर्त की बात करते हैं, तो आवर्त में कहाँ जाएंगे? बाएं से दाएं। तो बाएं से दाएं जाने पर बताओ परमाणु आकार की बात करते हैं, तो परमाणु आकार जो है, आकार का मान क्या होता है? घटता है। अब जैसे जितने परमाणु आकार का मान घटेगा, और घटने के साथ ही तो नाभिक की खींचने की प्रवृत्ति भी क्या होगी? बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? तो इस कंडीशन में विद्युत ऋणता का मान आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर
विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है। अपन बात कर रहे हैं ओनली 10th के हिसाब से, ध्यान रखना। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होगा? घटता है। अगर यही बात अपन वर्ग में करें तो बताओ वर्ग में कहाँ जाएंगे? ऊपर से नीचे। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता का मान क्या होगा? घटता है। क्योंकि परमाणु आकार क्या होगा? बढ़ता है। परमाणु आकार बढ़ेगा तो दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ जाएगी? नाविकों के बीच की दूरी। तो परमाणु आकार बढ़ जाएगा। परमाणु आकार बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो भी कहाँ होगा? नाविक से दूर होगा, जिसके कारण खींचने की प्रवृत्ति भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई क्या? तो विद्युत ऋणता किसे कहते हैं? कि किसी भी दो असमान परमाणु जो होते हैं, अगर अपन समान होते, मान लो Cl2 की बात करते हैं तो Cl2 जो है उसमें क्या बढ़ेगा? सहसंयोजक बंध बढ़ेगा। परंतु ये दोनों की प्रवृत्ति खींचने की क्या रहेगी? समान रहेगी। और समान प्रवृत्ति के कारण जो इलेक्ट्रॉन घनत्व जो वो कहाँ जाएगा? दोनों के बीच में आएगा, नहीं आएगा। तो असमान परमाणु की अगर मैं बात करी मैंने, असमान परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन घनत्व, जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्लोरीन साझा करेगा, तो ये सहसंयोजक बंद हो गया। अब क्या होगा? क्लोरीन जो परमाणु जो है इसकी खींचने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ये जो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ मात्रा में किधर स्थानांतरित हो जाएंगे? Cl के पास। इसलिए Cl के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अर्थात जो Cl की विद्युत ऋणता वो क्या है? ज्यादा होगी। और खींचने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति क्या है? विद्युत ऋणता। और इसीलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा? आंशिक धनावेश आ जाएगा और इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। मेरी बात समझ में आई क्या? अगर अपन आवर्त सारणी में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा, क्योंकि अक्रिय गैस जो होती है, अक्रिय गैस तो इलेक्ट्रॉनों का कोई वो है ही नहीं, क्योंकि वो स्थायी होती हैं। अगर तो आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे पे तो क्या आएगा? फ्लोरीन आता है, नहीं आता सबसे एंड में। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाएगा तो FCl Bri 80 ये होगा। नहीं तो बताओ, ये फ्लोरीन की विद्युत ऋणता पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा होगी, नहीं होगी? तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होगी? फ्लोरीन की। अर्थात फ्लोरीन परमाणु की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रॉनों को खींचने की प्रवृत्ति, क्योंकि इसका आकार क्या होगा? आवर्त सारणी में छोटा होगा, तो इसकी विद्युत ऋणता क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो ये अपनी क्या थी? अब विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में परिवर्तन, अर्थात आवर्त सारणी में विद्युत ऋणता का जो परिवर्तन किस प्रकार होता है ये अपन देखें। अब जो नेक्स्ट जो गुण है उसके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।